सायलेंट कर हे का नाही पूरा ऐसे वर्क स्टार्ट किया एक चालू नहीं हुआ है इसी को चालू देखो तो सही पूरा पूरा हटा 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 पूरा और खिड़की को वेटिंग हाँ बाकी सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं क्या होता ना तो वीडियो रिकॉर्ड करता तो पाठवून देणार रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया हाँ सर उसका चालू है ना एक का चालू है केतन का रहने केतन चालू केतन का रहने की रिकॉर्ड भी केतन फोन सुरू ठेव फक्त तू फोन सुरू ठेव ठीक है तू ऐक फक्त तू ऐकत रहा. तो फोन उसका यहाँ रखो फिर आवाज आएगी उसका अभी मैं एक बार क्विकली मीटिंग करता क्योंकि अभी कंपैरेटिवली कम लोग हो गए चालू रखते हैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए दीपा तू पण मागून दे थोडी येणार सगळ्यांना नाही व्हिडिओ सर सांगा बेसिकली इस टाइप का उन्होंने मेनू दिया था कि कौन से तारीख को क्या रहेगा ग्रुप बनाए थे अपन जो कंक्रीट कैनवास का बोलते हैं ना 140 कंट्री में प्रेजेंस है तो 140 कंट्री में डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है 140 कंट्री में प्रेजेंस है उनका बट डिस्ट्रीब्यूटर्स करंटली उनके 40 से 50 ही है तो 40 से 50 डिस्ट्रीब्यूटर 140 कंट्रीज को कवर ऐसा कर रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल रशिया को भी हटा दिया क्योंकि रशिया वर्ल्ड मैप में वो झगड़ा कर रहे हैं यूक्रेन से करके तो अभी रशिया यूक्रेन कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान अज़रबैजान तजाकिस्तान ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं तो ये सब कंट्रीज को एक ही डिस्ट्रीब्यूटर कैटर कर रहा है क्योंकि ये कंट्री छोटी है जैसे एग्जांपल अपन सोचते हैं कि कतार एंड दोहा ये कंट्री है पर दोहा एज अ कंट्री नागपुर से थोड़ी सी बड़ी है सिर्फ थोड़ी सी बड़ी सिर्फ नागपुर सिटी से तुम समझ रहे बात क्या बोल रहा हूँ तो इस टाइप का अगर ऐसे गिनेंगे तो बहुत सारी कंट्रीज हो जाती है अदरवाइज 40 to 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स ही आइटिनरी देने का यानी ये मेरे को तुमको बताने का रीज़न ये है मैं तुमको दे दूंगा कि अपन भी जो ट्रेनिंग या लेक्चर्स देने की बात करते हैं उसमें कॉन्स्टेंटली रोटेशन यानी पर्सन टू पर्सन कि अभी अगर संजय कुछ बोल रहा है तो इसने 20-25 मिनट बोलना चाहिए यानी अगर ये 1 घंटा बोलते रहा इसका मैटर 1 घंटे का भी होगा लेकिन वो 1 घंटे को मेरे 25 मिनट में कंप्रेस करता है इंटरेस्टिंग बनाता है तो 25 मिनट इसको बोलने देना चाहिए ताकि जैसे ही संजय के जगह मैंने रामठीके का चेहरा देखा नेक्स्ट तो मेरी सुस्ती नहीं लगी मेरे अंदर ग्रास्पिंग पावर इंटैक्ट रहेगा तो इन्होंने कॉन्स्टेंटली चेंज किया वो चीज़ें तो इन्होंने यानी 10 तारीख का 9 तारीख को 10 तारीख से मीटिंग पॉइंट था फिर 11 ऐसा इंट्रोडक्शन वगैरह था 11 तारीख को 12 तारीख को 13 तारीख को 14 तारीख को ऐसे 4 दिन कंटिन्यूएशन मीटिंग्स थी फिर 14 तारीख की मीटिंग के बाद 15 को एक दिन फिर से अवेयरनेस था फिर 16, 17, 18 किसी को अगर साइट विजिट करना है या एक्चुअल साइट पे काम करना है तो वो करना था तो जो मैंने किया तो ये करते करते लेकिन इनके क्या है कि टीम अलग अलग है तो अगर मैं अकेले संजय को या अकेले रुपेश को एक जगह भेजूँ एक साइड पे और सुबह उसको बोलूँ कि सुबह 6 बजे उठ और रात को 12 बजे तक काम कर फिर सुबह 6 बजे उठ 12 बजे तक काम कर तो काम करने वाला अकेला रुपेश है भले काम सिखाने वाले अलग अलग है कभी रामटेके सिखा रहा कभी संजय सिखा रहा कभी प्रशांत काबरा सिखा रहा तो ये 3, 4, 6, 10, 25 लोग जो है वो थकते नहीं थकने वाला कौन नहीं है क्योंकि ये सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक काम कर रहा तो वहाँ पे जिसको सीखना था वो अकेला ही थक रहा था तो इट वॉज वेरी टायरिंग यानी एक दिन काम करना ट्यूब में और एक दिन 10, 12, 15 किलोमीटर पैदल चल लेना
नॉर्मल बात है, मजा आता, 1 दिन 2 दिन, पर जैसे ही उसको 5 दिन 8 दिन करना पड़े तो डिफिकल्टी है, और उसमें भी अगर आउट ऑफ कंपल्शन करना पड़े तो और डिफिकल्टी है। तो यहाँ पे जाने के पहले आपको आपकी तंदुरुस्ती एकदम एक्सट्रीम केस में बिल्डअप करनी पड़ती है। जैसे लेह लद्दाख अगर किसी को जाना है, घूमने भी जाना है या साइट इंस्टॉलेशन जाना है, तो उस आदमी को 10 किलोमीटर पर डे वॉकिंग की आदत चाहिए, 10 किलोमीटर्स। और 10 किलोमीटर तुम लोगों को लग रहा है कि हम इधर उधर करके अगर हम कर ले रहे तो कर ले रहे, ऐसा नहीं होता। 10 किलोमीटर वॉकिंग इज डिफिकल्ट। 5 किलोमीटर जिसकी हैबिट बन जाती उनके लिए आप कंपैरेटिवली ठीक है। नॉर्मल आदमी, आम आदमी साइड पे जाए या नहीं जाए, क्योंकि वो बार बार कहीं जाता, रुक जाता, बैठ जाता, चले जाता, तो वो अगर वो करके उसने 4-5 किलोमीटर किए भी दिन भर में, वो ज़्यादा नहीं रहती। मैं ये बता रहा कि तुमको ट्रेनिंग ऑफ योर ओन बॉडी और जितने भी मसल्स है, अपने हड्डियाँ है, अपनी नसें है, इसको ट्रेनिंग करने के लिए अगर 10 किलोमीटर की ट्रेनिंग है तो ये चीज़ें आसान है, जो अपने में से किसी की भी नहीं, वो होना बहुत जरूरी है। मैं खुद 5 किलोमीटर वॉक करता था, लेकिन मेरे को नानी दादी सब याद आ कि 12-15 किलोमीटर रोज चलना प्लस ये काम करना। मैंने 1 दिन 2 दिन तक अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, पर तीसरे दिन से ऐसा लग रहा था कि कोई जेल में डाल दिया है कि सुबह तुमको 6 बजे उठना ही उठना है और रात को 12 बजे सोना है। 12 बजे क्यों सोना है? एक्चुअली सब चीज़ें खत्म हो जाती थी उनकी 7-8 बजे, फिर तुमको आधा घंटे का ब्रेक देते थे कि तुम फ्रेश व्रेश होके आ जाओ, और फिर उनका सबका गेट टुगेदर और डिनर था। वो डिनर में ही पूरे डिस्कशंस थे, वो डिनर में भी डिस्कशन करते करते किसी भी दिन 12 साढ़े 12 के पहले बजे नहीं, फिर बाद में बस पकड़ो, फिर बस लेके वापस अपने डेस्टिनेशन पे आओ, फिर अपने लोगों को सोने की तैयारी थी, क्योंकि अपन जनरली जो कपड़े पहन के जाते हैं वो कपड़े में सोते नहीं। अंग्रेज लोग तो कुछ भी कर ले, एक ही कपड़े पहन ले, तो अपन चाहते हैं कि हाफ पैंट पहन के सो, टी शर्ट पहन के सो या समथिंग लाइक दैट। तो वो पूरा कार्यक्रम अपना फिर आधा घंटे का हो जाता, मुंह धो, हाथ धो, बाथरूम जाओ, और फिर सुबह उठना है, क्योंकि सुबह अगर नहीं उठे और उनके 7 बजे का अगर बस का अलार्म है तो 6 बजे उठने के बाद आपका नहाना धोना ये सब करके 7 के पहले होना है। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट देते हैं। ब्रेकफास्ट अगर आपने टाइमली नहीं किया तो ब्रेकफास्ट मिस हो गया, फिर लंच। उनका वैसे भी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी दे रहे थे वो मेरे खाने लायक तो नहीं था, क्योंकि मैं नॉनवेज खाता नहीं। उनके यहाँ नॉनवेज भी रीडिफाइंड है, यानी कैसा है कि अपने यहाँ अगर कोई चिकन खाता है या अपने यहाँ कोई अंडा खाता है तो अपने को लगता है कि चिकन बहुत टेस्टी है, अंडा बहुत अच्छा है, ऑमलेट खा लो, ये खा लो। पर उनके यहाँ टिपिकली अंडा अपने यहाँ जैसे व्हाइट कलर का अंडा जनरली मिलता है, वहाँ पे ब्लैकिश कलर का अंडा है, तो उसका कलर भी अंदर का भी उस टाइप की आता, उसका स्मेल भी वैसा आता। वहाँ स्पाइसेस यूज ही नहीं करते, मिर्च मसाले कुछ भी यूज नहीं, सिर्फ नमक यूज करते। तो नमक यूज करने से आपको टेस्ट भी नहीं आता, और मैक्सिमम चीज़ें आपकी लंच और डिनर की आप 2-3 दिन तक फ्रूट्स या वेजिटेबल्स उगले हुए कुछ मिल गए, जैसे बीटरूट मिल गया तो क्वांटिटी खा लोगे। तो बीटरूट अपने में से बीटरूट समझते ना, शलगम। अब बीटरूट कितने लोग रोज खाते? कोई नहीं खाता। तो एक आध बार 2 पीस 4 पीस दे दिया ठीक है, पर पेट भर के अगर बीटरूट खाना है बहुत डिफिकल्ट टास्क है। और वो खाने के बाद आपको एनर्जी इंटैक्ट रखना है कि आप समझ भी सको, चीजें कर भी सको। और वहाँ पे दूध, चाय, कॉफी इस टाइप का कल्चर नहीं। वहाँ पे कॉफी मीन्स ब्लैक कॉफी। अगर तुमको ब्लैक कॉफी में दूध मिलाना है तो वो एक जग में एकदम चिल्ड मिल्क रखते, फ्रीजर के जैसा। अब नेचुरली तुम गर्म कॉफी में चिल्ड मिल्क मिलाओगे तो कोमट हो जाती नॉर्मल, फिर वो कॉफी पीने लायक ही नहीं रहती। आज अपन लोग चाय कॉफी क्यों पी रहे हैं? कि वो गर्म है तो अपने को सुस्ती के जगह चुस्ती फुर्ती देगा। वहाँ पे वो पॉसिबल ही नहीं, बहुत डिफिकल्ट। क्योंकि अगर तुम दूध गर्म करके मंगाओगे तब तो कॉफी ठंडी हो जाएगी, एंड कुछ ना कुछ हो, और उतना टाइम ही नहीं है कि आप प्री प्लानिंग बहुत सारा करो। तो डिफिकल्टी बहुत सारी है, और स्पेशली मेरे जैसे को जिसको हर समय इंडियन फूड चाहिए, यानी मेरे को नॉर्मल फूड ही चाहिए। मैं पिज़्ज़ा टीज़ा बर्गर खा नहीं सकता। अगर वो खाया तो मेरे को मजा, मैंने पेट भी नहीं भरता और मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो जाता, क्योंकि मेरा हैबिट ही नहीं है उसकी खाने की। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो अपन गुड हैबिट करके बिल्डअप करते हैं, लेकिन वो गुड हैबिट भी आपके काम नहीं आती जब आपको दुनिया में फेंका जाए। यानी अपन सोचते कि अच्छा खाना खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, ये अच्छी हैबिट है, लेकिन कई बार आपको कचरा पट्टी भी खा के जिंदा रहने की आदत चाहिए। क्योंकि जब कचरा पट्टी मिलता
और पहली बार आप मुंह में डालते अब बीमार नहीं जाते। जैसे मैं ठंडा नहीं पी सकता, तो मैं वहाँ पे 6वें दिन मैंने बियर पी ली रात के डिनर में, क्योंकि उनके यहाँ टोस्ट का भी टोस्ट है ना, चीयर्स जो बोलते हैं उसका भी एक सिस्टम है, वो पूरा तुमको रूल रेगुलेशन बता देंगे। अगर आपने चीयर्स किया तो आपको खत्म करना है, आप नीचे चीयर्स बोला और रख दिया, ऐसा नहीं चलता। और जब वो रिफिल करेंगे तो आपको रिफिल करना है। तो वो भले देखा देखी बोलो, शोबाजी बोलो, लेकिन आप जिस कल्चर में आप जाते हो उस कल्चर का आपको करने से। मैं चाइना गया था, तो चाइना में भी मैं एक जगह इंटीरियर में गया था, तो वहाँ पे बंदर और ये सब चीज़ें खाने का ट्रेंड है, और वो भी रॉ। मछली भी खाने का ट्रेंड ऐसा है कि आप मछली को जिंदा वो ऐसे थड़पड़ कर देते, वो आपके प्लेट में देते, आपको उसको काटना है, उसके ऊपर फिर आपके चटनियाँ वटनियाँ डाल के खाना है। तो आप नहीं भी खा रहे पर बगल वाला भी खा रहा, और आपकी कितनी भी कैपेसिटी है वो चीज़ों को झेलने की कि नहीं मेरे बगल वाला कुछ भी काला पीला कर दे वो फर्क नहीं पड़ा, मेरा खा रहा हूँ, मेरा वैसा ट्रेंड था। बट अगर बगल वाला ऐसा चीज़ खा रहा, ऐसा कर रहा है, तो आपका खाना अंदर जा ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने को, जैसे बोलते हैं ना, जो दिखता है वो रियलिटी नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें आउटर वर्ल्ड में इतनी डिफरेंट है, इतनी चेंजेस है कि वो 1-2 दिन 4 दिन का लेना, क्योंकि मैं अभी तक जितनी बार गया हूँ अरे कंपनी में, इसके पहले मैं जनरली 3-4 दिन के ऊपर नहीं गया। एक बार फर्स्ट टाइम मैं कि 15 दिन के लिए गया, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ देखनी थी। तो 15 दिन है ना, आपको उसके उनके कल्चर में घुसना ही पड़ता, आपका ऑप्शन नहीं। आप 2-3 दिन आपका सर्वाइव कर लोगे, यहाँ से पराठा लेके जाओ, थेपला लेके जाओ, 2 दिन बाद उसमें बास आ जाएगी, या 3 दिन बाद आ जाएगी, फिर क्या खाओगे, फिर आप वही की वही स्टार्टअप हो गए। तो एनीवे ये सब चीज़ों के साथ में ये चीज़ें सीखना, उसके लिए जरूरी है कि तुम फिजिकली जबरदस्त फिटनेस चाहिए। जबरदस्त का मतलब है जबरदस्त, यानी आपकी बॉडी में अगर इतना सा भी चिमटी भी लेते उतना भी फैट है, अगर चिमटी आ रही तुम्हारे शरीर में इसका मतलब फैट है। चिमटी आ रही है ना, फैट है यानी तुम कहीं ना कहीं थकने वाले, तुम उतने लेवल के फिटनेस नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि बॉडी बिल्डर बनो, पर फिटनेस का मतलब ही है कुछ भी नहीं किया लाइफ में, आप अगर 5 से 10 किलोमीटर डेली वॉक कर रहे हो, भले रात को 10 बजे जाके 10 से 11 कर, 10 से 12 कर, दैट इज ओके। बट फिटनेस का कोई पर्याय नहीं। ये चीज़ें यहाँ से सीखते हैं। 15 दिन तक अगर आप रह रहे हो तो आपका सर्वाइवल ही फिटनेस ये इसकी वजह से, देखो ही इनके ट्रेंड में कंटिन्यूसली सेशन रखे थे। सेशन में ये लिखते थे कि 4:30-5 बजे हम बंद करेंगे, लेकिन 4:30-5 बजे ये बंद ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज की इतनी सारी क्वेरीज है और आपको हर क्वेरी नहीं लगती है, तो आपको हर चीज़ समझने में टाइम लगता, तो उसमें 2-3 घंटे कहाँ निकल जाते पता नहीं चलता। तब तक 7 बज गए तो फिर बोलते ब्रेक टाइम आ गया। क्यों ब्रेक टाइम आया? कि तुमको डिनर पे जाना है। डिनर पे अगर जाना है और तुम अगर फ्रेश होके नहीं गए तो दिन भर के तिलकट मुंह से और इससे अगर आप जाओगे पसीने से, या इससे जिससे पसीना तो फिर उतना नहीं था, एसी था मैक्सिमम, बट वो चीज़ों में बहुत डिफरेंस आता। तो इनके पूरे सेशन में उन्होंने ग्रुप्स डिवाइड किए थे अलग अलग, ये मैं दे दूंगा, ये समझने लायक है कि क्या किया। तो अपन इससे चीज़ें सीख सकते हैं कि प्लानिंग कैसे करना, ट्रेनिंग के लिए भी बुलाना है, या अपन साइट पे भी जाते हैं तो क्या प्लानिंग करना है, अपन साइट पे भी लेबर की ट्रेनिंग देते हैं, क्या करना चाहिए। एक मीटिंग में थोड़ी देर में लगा था। एनीवे अब मैं मेन टॉपिक पे आता, सीखा क्या है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है अपन अभी तक सब जगह जेपेक्स यूज कर रहे हैं, वो लोगों ने मैक्सिमम जगह वर्ल्ड वाइड जेपेक्स बंद कर दिए। उसके मल्टीपल रीजन है, उसमें से एक रीजन ये है कि जेपेक को सीलेंट से कोई इफेक्ट ही नहीं आता, क्योंकि जेपेक के तुम इर्द गिर्द या ऊपर के बेंड वाले कोने में सीलेंट लगाया भी तो जेपेक को रोक के नहीं रख सकता, यानी कंक्रीट कैनवास के साथ। पहला। सेकेंड, वो रिमूवल बहुत फास्ट है, यानी कोई गया कट किया निकल गए। क्यों? क्योंकि सीलेंट अगर रहता तो शायद रिमूव नहीं कर पाते, बट डिफिकल्ट है। थर्ड, उसका यूनिफॉर्म कंक्रीट कैनवास के ऊपर प्रेशर नहीं आ रहा, यानी पॉइंट स्पेसिफिक वो जो जेपेक का इधर का पोर्शन है जे वाला, उतना ही वो कंक्रीट कैनवास को प्रेस कर रहा है। वो कंपैरेटिवली बहुत शार्प है, स्मॉल है, एरिया बहुत कम है, तो उससे क्या होता कि कंक्रीट कैनवास एक ही लाइन में दब रहा है। और कंक्रीट कैनवास कैसा बना है सबको मालूम है, एक लाइन से उसमें फाइबर्स है, तो चांसेस
कि ये ही कंक्रीट कैनवास को पियर्स कर ले किसी और के एक्सटर्नल प्रेशर से या हथौड़े से या चक्का जाने से या पाव जाने से या कुछ, वो भी चांसेस कई बार आ जाते हैं। फाइनली जेपेक्स के जगह वो क्या यूज कर रहे हैं, सेम जेपेक का जे काट दो ऊपर का, वो नॉर्मल पैक के ऊपर में एक कटोरी जैसा उन्होंने, कटोरी थोड़ी सी बेंड अपनी चाय की कब्बशी रहती, कब्बशी बड़ी रहती, उसका अंदर का पेंदा पकड़ उतना उन्होंने उसके ऊपर वेल्ड करवा दिया कप के छतरी की जैसे। तो अब क्या हुआ कि तुम्हारा यहाँ से पेग आ रहा, ये थोड़ी सी छतरी आ गई थोड़ी सी बेंड करके, तो ये पोर्शन में अगर आप सीलेंट डालते तो क्वांटिटी ऑफ सीलेंट इज वेरी लेस, और वो कंक्रीट कैनवास के पूरे गोल पोर्शन को होल्ड कर रहा है, प्लस वो सीलेंट बाहर एक्सपोज नहीं हो रहा। अरे बारिश भी आई तो सीलेंट बहेगी ना, क्योंकि इससे कवर्ड है, तो अंदर ही अंदर सूख गया। तो अब वो पेग को इतनी सारी सरफेस एरिया में होल्ड करके रखा है, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा, उन्होंने जितने भी जेपेग इंस्टॉलेशन किए तो कॉस्ट सेविंग के हिसाब से उन्होंने हर जगह अब पेगिंग डायमंड शेप में कर दी। शक्करपारा समझता सब, शक्करपारा है ऐसा ऐसा, या पत्ते खेलते उसमें डायमंड नहीं रहता, क्या बोलते ईटा, समझता। अब ईटा शेप में किया कैसे, सपोज ये कंक्रीट कैनवास का लेयर है, ये एक सेकंड ओवरलैप है, तो ये एक ओवरलैप में तुम पेगिंग कर रहे हो, तो अगर पहला पेग यहाँ लगाया तो दूसरा पेग अपन 1 मीटर के डिस्टेंस पे लगाते थे जनरली, क्योंकि अपने को हर 1 मीटर डिस्टेंस पे कंक्रीट कैनवास को होल्ड करवाना है। तुम्हारा मेन इंटेंशन क्या है, कंक्रीट कैनवास को अंदर पकड़ के रखना है 1 मीटर। तो अब सेम 1 मीटर को डिस्टेंस को उन्होंने ऐसे शेप में कर दिया, यानी पहला पेग अगर पहले ओवरलैप पे लगाया तो दूसरा पेग डायमंड शेप में यहाँ आएगा, ये दो का डिस्टेंस 1 मीटर है, तीसरा पेग इसी लाइन में इसी ओवरलैप पे नीचे आएगा। तो अगर तुम ये दोनों का डिस्टेंस देखोगे तो 2.5 मीटर के करीब आ जाएगा, 2.5 मीटर। तो तुम्हारे नंबर ऑफ पेग्स कम हो गए, तो तुम्हारी कॉस्ट सेविंग बढ़ गई। इससे सेकंड एडवांटेज ये कि कंक्रीट कैनवास का जो मैंने जेपेग में बताया कि अगर तुमने जेपेग लगाया तो एक ही लाइन से कंक्रीट कैनवास को प्रेशराइज कर रहा। अभी क्या हो, स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। जैसे अगर कंक्रीट कैनवास निकलना चाहेगा तो प्रेशर आएगा पहले पेग पे कि मेरे को बाहर निकलना है, और वो पेग से प्रेशर कहाँ जाएगा, दूसरे होल्डिंग पे जाएगा, तो वहां से प्रेशर ऐसा है। तो जब भी तुम सीधा नहीं चल के जिगजैग चलते तो प्रेशर रिलीज हो जाता। तुम लोगों ने कभी सीढ़ी चलने का, अगर 5000 सीढ़ी ऊपर चढ़ना है तो तुम में से किसी ने वो सीढ़ी चलने की स्टाइल सीखी है क्या, सांप के जैसे सीढ़ी चलना हमेशा, उससे थकान नहीं होती। यानी तुम्हारी अगर औकात 1000 सीढ़ी चढ़ने की है तो तुम इजीली 2000 चल सकते, वही आदमी सिर्फ क्या करना है, सांप के जैसे चलना बिना रुके, यानी डबल कैपेसिटी हो जाती। क्यों, क्योंकि आपका जितनी थकान है वो आपका इधर उधर 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 करने से आपकी बॉडी के पूरे मसल्स में डिस्ट्रीब्यूट होकर रिलीज हो जाती है। सेम पेग्स का है। तो अगर पेग्स में अगर आपने ऐसे डायमंड शेप में डाल दिया, यानी प्रैक्टिकली डायमंड करके मत करो, जिगजैग भी किया तो ऑटोमेटिक डायमंड ही हो जाता नीचे जाके, क्योंकि एक पेग यहाँ है, एक पेग यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ आएगा। तो ऊपर देखेंगे तो जिगजैग है, और अगर एक शक्करपारा देखना चाहो तो एक शक्करपारा है। समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन टेक्निक है। इसी टेक्निक में एक और है कि अगर अपन क्या करते हैं कि अगर सपोज कोई स्लोप ऐसा नीचे आया, एकदम 90 डिग्री टाइप आ गया या ऐसा आ गया थोड़ा बेंड, तो अपन उसमें कंक्रीट कैनवास को ऐसा ले जाते, यहाँ से ऐसा ले जाते ना, और फिर यहाँ एजिंग कर देते। अपन यही सीखे। पर ये करने से कंक्रीट कैनवास में इनबिल्ट श्रिंकेज है, बहुत कम है लेकिन श्रिंकेज है, कपड़ा सिकुड़ जाता वैसा। तो जैसे जैसे वो हाइड्रेशन से हार्डनिंग उसकी बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसमें श्रिंकेज भी आते हैं। तो जब भी श्रिंकेज आएगा तो इशू क्या आता है श्रिंकेज में, अगर ये ऐसे के जगह रिवर्स है, अगर ऐसा लगाया कंक्रीट कैनवास, यानी कोई ऐसा करके ऐसा लगाया, और अभी मैं ऐसा बता रहा हूँ, ऐसे में क्या है, ये बाहर निकलने की ट्राई करेंगे, समझ में? क्योंकि श्रिंकेज आएगा, ये सिकुड़ेगा तो यहाँ से कर्व बनाने की ट्राई करेगा, समझ में? अब अगर सेम चीज यहाँ रहा और श्रिंकेज भी आया तो इशू नहीं है, क्योंकि श्रिंकेज आएगा तो अंदर का कर्व की बात कर रहा है, जहाँ पे भी अंदर में अगर तुमने कर्व किया तो ज्यादा इशू नहीं आते। और ओपन बेंड में जितने भी अपन स्लोप में कर रहे हैं, ड्रेन की बात नहीं कर रहा, मेन स्लोप की, वहां पे श्रिंकेज आया तो ये यहाँ से उखड़ जाएगा,
यानी ऊपर आ जाए, और थोड़ा भी सिल्वर टायर ऊपर आया तो यहाँ का अंदर का जो मटेरियल है वो ससेप्टेबल टू इरोजन ज्यादा है और वो फेलियर का कारण बन सकता है। समझ में आ? सेकेंड, अपन जो ओवरलैप करते और उसको इकट्ठा हाइड्रेट करते, जो मैंने कल परसों तुमको मैसेज किया तो मत करो, वो डेंजरस है। क्यों? क्योंकि तुमने ओवरलैप किया 100 मिलीमीटर या 80 मिलीमीटर, अगर वेल्डिंग किया तो 80 नहीं तो 100 सीलेंटिंग के साथ। तो ये पोर्शन जो है ओवरलैप का ये भी सिकुड़ता है। अब इसके बगल में सेकंड ओवरलैप आई वो भी सिकुड़ूंगा, ये श्रिंक होगा, ये सब श्रिंक हो रहे हैं, तो क्या करेगा वो? तुम्हारी वेल्डिंग को खींचेगा। और अगर तुमने एक दिन में सपोज 300 स्क्वायर मीटर इंस्टॉल किया, वो 300 स्क्वायर मीटर को हाइड्रेट कर दिया ओवरलैपिंग के पोर्शन पे, या फिनिशिंग करके फाइनल तक एजिंग से लेके सब, तो तुम्हारे जितने भी 300 मीटर के पैच है या 200 मीटर के पैच है, यानी कंक्रीट के पास का इंस्टॉलेशन है, वो आज का एक हाइड्रेशन, एक कल का हाइड्रेशन, एक परसों का हाइड्रेशन, एक नरसों का हाइड्रेशन, अलग अलग हाइड्रेशन हो गए। तो आज का श्रिंकेज सपोज आज रात को आया, एक हाइपोथेटिकल केस बता रहा हूं, कल का श्रिंकेज कल रात को आया, परसों का परसों रात को आया, तो आज रात का जो श्रिंकेज है वो तुम ऑलरेडी कल कंपनसेट कर दो, कल तुमको दिखेगा ना कुछ प्रॉब्लम रहा नहीं, तो जितना श्रिंकेज आ गया उसके हिसाब से सेकंड इंस्टॉलेशन चालू होगा। तो कोई भी श्रिंकेज तुम उसको नैरो डाउन करें, गलती को छोटा करके रखें। तुमने यही श्रिंकेज अगर सीधा 500,000 स्क्वायर मीटर का एक साथ किया तो क्या होगा? पूरा 500,000 स्क्वायर मीटर में हो सकता मल्टीपल जगह सिल्वर टायर जो अपने को एलएनटी के साइड पे देखने मिले, जो अपने समझ नहीं आते कि सिल्वर टे क्यों आ रही कई जगह। समझ में आ रहा? अब अपन ने जो वहां पे एंकरिंग भी की, उसमें भी क्या हुआ कि पूरा अपन इंस्टॉल किए, इंस्टॉल करके हाइड्रेट भी कर लिए, या बारिश आ गई या हाइड्रेट कर लिए, जो भी किए, और फिर इंस्टॉलेशन किए। अगर अपने को मालूम रहता कि ये इतना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ अंदर जाएगा, उसको फुलाने वाला है फुगे के जैसा और मल्टीपल क्रैक क्रिएट करने वाला, तो अपन ये गलती कभी नहीं करते। अपन क्या करते? एंकर पहले इंस्टॉल करते, फिर हाइड्रेशन करते। दैट मीन्स कंक्रीट कैनवास एंड एंकरिंग शुड गो हैंड इन हैंड। यानी तुम्हारी स्पीड अगर ज़्यादा नहीं है सीसी इंस्टॉल करने की, तो तुम ज़्यादा जल्दी फंस जाओगे। क्योंकि अगर तुम्हारी स्पीड 300-400 स्क्वायर मीटर है पर डे, भले एंकरिंग वाले की स्पीड कम है, लेकिन तुमने अगर एंकरिंग वाले को बता दिया कि तू एक की जगह 3 दिन में भी करा तो मैं विद इन 3 डेज पहले दिन का इंस्टॉलेशन को हाइड्रेट करने वाला हूं, तो तेरा कोई भी हाल में फर्स्ट 3 डेज में 400 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। तो कभी भी लैग एंकरिंग का कितना दिन रहेगा? 3 ही दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा। अरे तुम्हारी साइट अगर 11वें दिन कंप्लीट हुई तो इसका एंकरिंग कंप्लीट होगा 11 के जगह थोड़ा आगे, या तुमको मल्टीपल एंकरिंग जगह यूज करना है, या पहले डिजाइन डाटा में तुमको डिसाइड कर देना है कि ये 11 दिन की साइट नहीं है, ये 22 दिन की साइट है। क्यों? क्योंकि एंकर की स्पीड इतनी है, तो जब हम यहाँ जाएंगे एंकर वाला यहाँ पहुंचेगा, हम और आगे चले गए एंकर वाला अभी भी यहीं पहुंचा, फिर हम और आगे चले गए एंकर वाला यहाँ पहुंचा। तो तुमको ये डिसाइड करना पड़ेगा। यानी जो थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स में तुम्हारी जो चेंज चल रही है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शीट की, वो शीट को तुमको डिसाइड करना पड़ेगा शांत दिमाग से कि भैया अगर पहले दिन मैं यहाँ से यहाँ तक चल के गया तो बाकी लोग मेरे स्पीड में कहाँ तक आ रहे हैं, नहीं तो आगे नहीं जाना, या आगे जाना है तो मल्टीपल टीम के साथ जाना। समझ में आ रहा? एक वहाँ पे एंकर्स नए लॉन्च किए हैं कंक्रीट कैनवास ने, वर्ल्ड ओवर ग्रिपल के साथ टाइप किए हैं। अपन लाठी बस से किया था क्योंकि अपने को ग्रिपल बदमाश लगेगी, और मैंने ग्रिपल की कंप्लेन भी करके आया, बता के भी आया ये इश्यूज है। वो इश्यूज शायद इंडिया में कुछ स्पेशली 2-4-6 लोगों से रिलेटेड है, तो अपने को ग्रिपल के साथ कंपल्सरी टाइप करना है, ये कंपनी का टाइप है, और वहाँ पे पेनिट्रेशन लेस एंकर्स उन्होंने बना दिए, यानी सीसी कंपनी ने और ग्रिपल ने मिलकर, यानी जो अपन सीसी को पेनिट्रेट करके एंकर्स डालते हैं फाड़ के, वो डालने की जरूरत नहीं, बिना होल किए सीसी में एंकर लग जाए। सुन के अजीब लग रहा बराबर, और मैंने मेरे हाथ से इंस्टॉल करके देखा। इन्होंने थ्योरी को इतना अपन जो दिमाग नहीं लगा रहे ना, और कुछ लोग जो वर्ल्ड में लगाते हैं उसमें डिफरेंस यही है, इन्होंने जैसी बिना पेनिट्रेशन का बोला, फाइनली एंकर यानी क्या है? एंकर यानी एक एंकर है जो अंदर जा रहा है,
बट एंकर सिर्फ अंदर गया और उसमें प्लेट नहीं रही तो एंकर का यूज ही नहीं है कुछ, समझ आ? यानी मेन एंकर का यूज क्या है? वो प्लेट है जो उसको होल्ड कर। मेन जे पेग का यूज क्या है? ऊपर का जे। मेन ये नए टाइप का पेग का यूज क्या है? ऊपर का ये। मेन स्पाइरल पेग का यूज क्या है? ऊपर की प्लेट। अगर अपन थोड़ा ये चीज अपने को समझती है लेकिन अपने दिमाग नहीं लगाया, तो इन्होंने क्या किया, वो प्लेट को एंकर को पहले डाला अंदर, सीसी उसके ऊपर डाला, लेकिन एंकर को पहले डालने के बाद सीसी डालने के पहले वो जो प्लेट है वो एंकर की ऊपर में फिट कर दी, और प्लेट का जो टॉप पोर्शन है उसके ऊपर कंक्रीट कैनवास आया, और प्लेट कंक्रीट कैनवास के ऊपर भी तुमको उभरा हुआ पोर्शन दिखेगा कि ये प्लेट जैसा दिख रहा, उसके ऊपर एक मशीन डिजाइन की जो कंक्रीट कैनवास को बिना हीट किए, यानी थर्मल वेल्डिंग में हीटिंग आती, तुमको समझ आता है कि कोई कॉइल गर्म होके फिर हीट आती। इन्होंने क्या किया, मल्टीपल मैग्नेट्स क्रिएट किए, चुंबक समझते हैं ना, और वो चुंबकीय शक्ति से वो रेस से हीट क्रिएट की जो कंक्रीट कैनवास को पेनिट्रेट करके वो प्लेट पे जाए। कंक्रीट कैनवास हीट नहीं हो रहा, तुमको समझ आ रहा? सिर्फ वो मैग्नेटिक, इससे जब भी उसको मैग्नेट को मेटल मिलेगा तो मेटल को गर्म करेगा, कपड़ा या पॉलिएस्टर ये सब मिलेगा, पॉलीमर मिलेगा तो नहीं हिटका, अंदर ही अंदर रह जाएगा। यानी मैंने अगर मेरा हाथ इसको लगाया, एकदम गर्म मेरा हाथ, और इसकी स्किन को चटका नहीं बैठ रहा लेकिन अंदर तक जा रहा। ये थियरी बहुत सिंपल है। तुम जितने भी पेन रिलीविंग बाम लगाते हैं, तुम्हारे स्किन पे ठंडक लगती लेकिन अंदर गर्माहट आती। सेम थियरी, अंदर रेस जाती। तो जब अंदर रेस जाएंगी और प्लेट हीट होगी तो प्लेट के टॉप सरफेस पे उन्होंने ऐसा सरफेस ऐसा बनाया कि उस पे हीट जैसी आई तो ग्लू के जैसे बन जाता, गोंद के जैसे, और वो गोंद सीसी के पीवीसी को, बैक पीवीसी को और उसके बाद के पॉलिएस्टर को पकड़ लेता, परमानेंट जॉइंट कर देता। तो क्या हुआ, सीसी ऊपर से नॉर्मल सीसी दिख रहा, अंदर से एंकर आ गया और उसको होल्ड कर दिया। अब अगर ये सीसी और इसको निकालना है तो पूरे कंक्रीट कैनवास को फाड़ के ही निकलता, पूरे कंक्रीट कैनवास को, सिर्फ पीवीसी को नहीं, इतना होल्ड करना। अभी भी तुम जो ऊपर से प्लेट लगा रहे हैं, अगर मैंने कंक्रीट कैनवास को उस लेवल तक खींचा कि कंक्रीट कैनवास की फेलियर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ आ गई, तो उसको फाड़ के निकलेगा, उतना होल रह जाएगा, बाकी फट जाएगा। सेम समझ आ रहा? इसका मैंने वीडियो भी लाया, क्वेरीज और इसका अपन अलग सेशन रखेंगे, क्योंकि जितने लोग सुनेंगे शांति से समझ लेना, रिकॉर्डिंग भी है। समझने के बाद अपन उसकी क्वेरी की बात करेंगे, फिर जरूरत पड़ी तो मैं डिस्प्ले में ड्राइंग करके या वीडियोस बना के दिखा दूँ, वो इशू नहीं। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, केतन रामटे के तेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लोगों के लिए भी है, कि जितनी भी अपन सीसी की मार्केटिंग एंड सेल्स और ये सब प्रमोशन कर रहे हैं, इवन अपन सीसी का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस किसी को बताते हैं कि मैंने फ़ोन करके जयंत को बताया, या जयंत ने फ़ोन करके रुपेश को बताया, या रुपेश ने फ़ोन करके संजय को बताया, तो ये अपन अपने नॉलेज से बता रहे। वो नॉलेज कहाँ से आया? मेन किसी न किसी ने पढ़ा, किसी ने देखा या वीडियो समझी, और फिर उसने समझ के वो समझाना चालू किया या उसने करना चालू किया, फिर उसने प्रैक्टिकली भी करके देख लिया तो उसको एक्सपीरियंस भी आ गया, फिर उसने सिखाना चालू किया। बराबर है? तो ये चेंज स्टार्ट कहाँ से? वो लिटरेचर से। वो लिटरेचर कंक्रीट कैनवास की साइट पे आज की डेट में उन्होंने इस लेवल पे डाल दिया कि किसी अनपढ़ गवार को, जीरो कंक्रीट कैनवास का जिसको नॉलेज है, जीरो, उसको लाया और उसको बोला ये लिटरेचर है, ये पढ़ और इंस्टॉलेशन कर। सुपर क्रिटिकल साइट्स, वो चिन्नौली सौर हो, हिंदुस्तान सॉल्ट हो, कि झोकामेट हो, सिर्फ वो पढ़ के ड्राइंग समझ के वो इंस्टॉलेशन कर सकते। उसमें भी उन्होंने क्या किया, गूगल में एक अपने मोबाइल पे वो रहता कि तुम अगर किसी भी अंग्रेजी वाले इसमें तुमने ऐसा किया और गूगल में अगर सेटिंग की कि मेरे को इसको हिंदी में कन्वर्ट कर, तो हिंदी में कन्वर्ट करते थे। तो अगर ये स्लोप की साइड पे गया, ये ड्रिप की साइड पे गया, ये एंकरिंग की साइड पे गया, तुम अगर वो हिंदुस्तान सॉइल के रूफ की साइड पे गए, ये ग्रास सेपरेशन पे गया, अलग अलग है। तो अलग अलग आदमी अपनी अपनी लिटरेचर को हिंदी, मराठी जिसमें भी संभव है उसमें कर लिया, करवा दिया।
या तुम्हारे जगह किसी जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हो तो सब नए हैं कंक्रीट कैनवास के लिए, कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया कि ये लिटरेचर है तुम कर लो। वो लिटरेचर भी देने के लिए जाने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ से बनाओ, वो ड्रॉप डाउन मेनू अपना बनाओ, उसको बोलो हमने लिंक भेजा है, तू डाउनलोड कर, प्रिंट आउट निकाल, पढ़ ले, लेबर को सिखा दे, सुपरवाइजर को सिखा दे, कर ले। हम नहीं करेंगे। चाहिए कहीं अटकते रहे, हमारा सुपरवाइजर आ जाए। या इंडिया में इनिशियली अपन सिर्फ सुपरवाइजर भेज सकते कि भैया हमने ये सब भेज दिया, 5 दिन पहले भेजा, 3 दिन पहले भेजा, तुम समझ लो, 3 दिन के अंदर क्वेरी कर। फिर हमारा सुपरवाइजर आएगा, वो सिर्फ क्वेरी सॉल्विंग के लिए वो खड़ा रह के खुद काम करवाने के लिए नहीं, वो तुम्हारी पूरी साइट अगर 12 दिन की तो 12 दिन तक खड़ा रहेगा, वो इंश्योर करेगा कि कोई गलतियां नहीं हो ताकि सिखा सके। और मास लेवल पे कब सीख सकते लोग? जब तुम हर एक साइट पे सुपरवाइजर भेज के ये ड्रॉप डाउन मेनू सुपरवाइजर को भी दे दो कि भैया तू भी जाते जाते ट्रेन में पढ़ ले, उनको भी पढ़ने देती है, तुम भी पढ़ लिख के बिल्कुल लकीर का फकीर बन जाओ, ये ऐसा ही करना है, ये ऐसा ही करना है, वो ऐसा ही करना है, वो ऐसा ही करना है, जो लिखा है वही करो, सब चीजें उसमें लिखी। और मीडिया मार्केटिंग और सेल्स की जो मैं बात कर रहा, ये लोगों ने अभी अपनी साइट ऐसे बना ली सीसी की पोर्टल कि जितने भी पॉसिबल मीडियाज है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, अमका डमका, हर एक साइट पे अलग अलग अपडेशन मार्केटिंग और सेल्स के लिए और प्रोजेक्ट्स के लिए, सर्विस के लिए डालते हैं। वो वहां से उठाओ, सैंड्रोस्पेयर्स की जो लिंक्डइन की साइट है उस पर डालो, एज इट इज डालो, दिमाग में मत। तुमको सिर्फ उसमें अगर 25 लाइनें लिखी है अंग्रेजी में, तुमको अंग्रेजी की जगह हिंदी में डालना है, गूगल कन्वर्टर से करके डालो। यानी तुमको यहाँ बैठ के कुछ नहीं करना है, केस स्टडी भी बनाना है, कुछ नहीं करना, केस स्टडी का पूरा फॉर्मेट दिया है, ढांचा दिया है, उसमें सिर्फ तुम तुम्हारे फोटोग्राफ डालो और अंग्रेजी भी डालना है, उसके भी सब्जेक्ट लिखेगी, ये सब्जेक्ट के हिसाब से अंग्रेजी डालो। पहला अगर सब्जेक्ट लिखा है कि एग्जैक्ट ओरिजिनल साइट कैसी थी, तो वहां लिखो 4 लाइन में साइट ऐसी। फिर सब्जेक्ट में लिखा है कि तुमको इंस्टॉलेशन के समय क्या तकलीफ आई, उतना लिखो। फिर लिखा है इंस्टॉलेशन कितने दिन में हुआ, उतने लिखो। यानी जो मांगा है कट 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 करो, केस स्टडी बन गई। इससे क्या होगा, हर जगह अगर हर केस स्टडी स्टैंडर्डाइज रहेगी तो किसी भी इंसान को इंडिया में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मीटिंग में बोल अर्जेंट है, हाँ। तो ये स्टैंडर्डाइज प्रोसेस करने का फायदा है। अपन हर इंसान को लगता कि सुबह 6 बजे उठ के नहाना क्यों है, या सुबह 7 बजे ब्रश क्यों करना है, रोज ब्रश क्यों करना है, ये रूल क्यों है, ये डिसिप्लिन क्यों है, ये रेगुलेशन क्यों है। अगर मीटिंग में आना है और 5:30 की मीटिंग है तो 5:31 इज रॉन्ग, 5:29 इज राइट। पर लगता है यार क्या रूल बनाया, क्यों रूल बनाया, क्या फर्क पड़ रहा 1 मिनट 2 मिनट। लेकिन जब अपन ग्लोबल पिक्चर देखते, जो अपने से कईयों साल आगे चले गए लोग, 20-20 साल, उनमें और अपने में डिफरेंस ये है। अगर वो बोलते थे कि 9 बजे मीटिंग स्टार्ट करेंगे तो तुम्हारी घड़ियां मिला दो, 8:59 वो डायस पे आके हेलो अटेंशन प्लीज स्टार्ट कर देते। 8:59 यानी 9 बजे मीटिंग स्टार्ट, तुम आओ या नहीं आओ। अगर उन्होंने बोला 7 बजे से हम 7:20 तक ब्रेकफास्ट देंगे, तो 7:20 को आप उल्टा लटक जाओ, उसको बोलो 1 कप कॉफी तो दे दे, वो नहीं देंगे, नहीं ये नहीं, कोई भी आदमी नहीं देगा। बट ये रूल रेगुलेशन से ये समझ में आता है कि तुमको अगर कोई भी चीज को बड़े लेवल पे करना है, सक्सेसफुल बनना है, बड़ा बनना है, इसका पर्याय नहीं है कुछ। ये जो ड्रॉप डाउन मेनूज की, ड्रॉप डाउन मेनू का मतलब है कोई भी चीज किसी ने भी मांगा। अगर मोनिका ने मेरे को बोला कि सर मेरे को अर्जेंटली डिजाइन ड्राइंग बनाना है झोका मेट्रो की, और मेरे को उन्होंने डायमेंशन दिया है कि 2 मीटर बाय 1 मीटर बाय 3 मीटर, 2 मीटर बाय 1 मीटर बाय 2 मीटर, लेकिन ट्रेपेजॉइडल रेंज चाहिए, अब डिजाइन ड्राइंग चाहिए। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, इसके पीछे जा रहे हैं, उसके पीछे जा रहे हैं, इसके पीछे जा रहे हैं, इसके पीछे, तू बना दे रहे डिजाइन नहीं, इनकी यहाँ रेडी है, तुमको सिर्फ डायमेंशन डालना है, वो डिजाइन बना के देगा हर चीज की। यानी हर चीज उन्होंने 0 एफर्ट वाली कर दी, सिर्फ तुमको आंख नाक मुंह खुले रखना है।
अगर तुमको किसी कॉन्ट्रैक्टर को किसी ने बोला कि मैडम मेरे को यहाँ फलान जगह स्लो प्रोटेक्शन करना है, ये एंगल है, ये चीज है, वो है, ये साइड की कंडीशन है, ऐसी है वैसी है, दुनिया भर की चीजें बताना। अपन क्या बोलते हैं फोन करके, वहां से संजीव बाडोले बोलेगा कि मैडम इसके हिसाब से जितना भी ऑलराउंड टेक्निकल लिटरेचर है ना भेज दो। फिर अपन क्या करते हैं, वो टेक्निकल लिटरेचर अपने पास स्टैंडर्ड है, दन व्हाट्सएप करते, कुछ नहीं करना है। उनके साइड पे हर एक चीज दी है। जैसे ही तुमने स्लोप बोला तो राइट फ्रॉम स्लोप इंस्टॉलेशन के डूज एंड डोंट्स, टेक्निकल गाइड फॉर इंस्टॉलेशन, डिजाइन ड्राइंग, डायमेंशन डाल के ये लेना, टेक्निकल डेटा, मतलब किसी ने बोला कि भाई स्लोप पे मेरा पत्थर भी है, पत्थर का इतना वजन है, वो वजन ले सकता है क्या, यानी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर हमारा कोर प्रेशर इतना बढ़ गया तो प्रेशर ले सकता है क्या, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। अगर इतना रबिंग आया, ऐसा हुआ और इतना फ्लो रहा, अब्रेशन स्ट्रेंथ। कौन देगा, अपन इसके डाटा क्यों भेजते? वो ड्रॉप डाउन मेनू पे नाम लिखे, तुमको क्या करना है, उस पर टिक करना, टिक 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 टिक, तीन छोड़ो, फिर टिक 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 टिक, उतनी चीजें उस आदमी को मेल कर दो, उनकी लिंक्स मेल कर दो, डाउनलोड करके मेल कर दो, जैसा करना है। यानी हर चीज, हर आदमी जहां बैठा है वहीं से एक्सेस करके निकाल के दे सकता है। किसी को किसी के पास कचर पचर करने की जरूरत नहीं, अनलेस देयर इज सम, जैसे अभी एलएनडी की साइड पे अपने को 25 बार ड्राइंग चेंज करा है, ठीक है, एंकर डाले, ये डाले, वो डाले, उसके हिसाब से एंकरिंग वाले ने बोला। लेकिन अगर स्टैंडर्ड ड्राइंग कंक्रीट कैनवास की अपन अगर बोलते थे कि भैया ये डायमेंशन, ये ड्राइंग यही रहेगी, तुमको अगर एंकर चाहिए, एंकर के हिसाब से ये एक्स्ट्रा डिजाइन ऐड, ये इशू आता ही नहीं था। समझ में आ रहा हूं क्या बोल, यानी हर चीज ड्रॉप डाउन मेनू में अवेलेबल है, तुमको सिर्फ वो कंक्रीट कैनवास का जो पोर्टल पे, उनकी वेबसाइट पे एक्सेसिबिलिटी है और डिस्ट्रीब्यूटर उसको एक्सेस करना है ढंग से। उसको एक्सेस करने के लिए ऑलरेडी अपने यहाँ पे 3-4 लोग ऑलरेडी माहिर है, तो वो ये चीजें में भी माहिर हो जाए और फिर एक ट्रेनिंग क्लास ले ले कि पोर्टल एक्सेस कैसे करना, खट 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 खट, सिर्फ समझना है, पढ़ लो क्या लिखा है, पढ़ के वहां जाओ, वो चीज हो जाती। तुम आज किसी को भी व्हाट्सएप अगर इंस्टॉल करना है मोबाइल में, सबको समझता, पहले वो मोबाइल नंबर मांगेगा, फिर वो बोलेगा हमने आपके मोबाइल, ये मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा है, अब वो डाल, फिर ओटीपी डालना, फिर बोलेगा आपका नाम क्या है, फिर वो नाम डाल, यानी अपन पढ़ते जा रहे, करते जा रहे, परफेक्ट हो गए। तो जब इतना आसान है तो अपन नई चीज पढ़ना क्यों नहीं चाहते, डरना क्यों चाहते, अरे नहीं समझेगा, नहीं समझेगा, सिर्फ पढ़ना है। यानी मैं बता रहा हूँ तुमको, अनपढ़ गवार आदमी भी वो डिजाइन ड्राइंग फोटो देख के वो क्लिक 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 करके आगे चल जाएगा, इतना आसान। वार्म क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट, उनके अलग अलग उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि अगर एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट है -40 डिग्री या एक्सट्रीम हॉट है 45-50 डिग्री, तो वहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए क्या प्रिकॉशंस देने हैं। उसमें वो डायमंड और ये वो सब चीज़ें श्रिंकेज, ज़्यादा हीट में ज़्यादा श्रिंकेज रहता, कोल्ड में वार्म करना रहता, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। एक बैटरी ऑपरेटेड कटर बनवाते था, उसका फोटो मैंने शायद भेजा था, वो कटर यहाँ देखो या कोई दूसरी कंपनी का देख लो, वो कटर का एडवांटेज ये है कि अपन जो लेबर पे कटिंग पे डिपेंडेंट रहते हैं वो करने की जरूरत नहीं, आपको जो शेप में काटना है, स्ट्रेट काटना है, वो 1 सेकंड में काट देता है। तो अपन सोचते हैं कि अगर लेबर काट रहा तो अपने को ध्यान रखना पड़ता है कि वो सीधी लाइन पे काट रहा कि नहीं, फिर उसने पैचेस ठीक से काटे कि नहीं। अगर अपन मार्किंग करके ही दे रहे और इससे अगर वो सपोज 25 सेकंड में काट रहा अक्रॉस 1 मीटर, और अपन अगर वो चीज 3 सेकंड में काट रहे या वो 10 सेकंड में काट रहा, हम 3 सेकंड में काट रहे एग्जाम्पल, तो 7 सेकंड सेविंग इज वेरी बिग। थर्मल वेल्डिंग और मैनुअल वेल्डिंग दोनों में भी डिफरेंस है। मैनुअल वेल्डिंग इज वेरी फास्ट। जो थर्मल वेल्डिंग अगर तुम एक पैच 6 मीटर का सपोज 6 मिनट में करते हो, तो अगर वही 6 मीटर का पैच अगर तुमने मैनुअल वेल्डिंग से किया तो वो वेल्डिंग तुम्हारी प्रैक्टिकली स्पीकिंग 1 मिनट में हो जाएगी। डिफरेंस है। पर वो मैनुअल वेल्डिंग में 2 आदमी चाहिए, एक को पुश करने वाला है। इन्होंने कई केस स्टडीज ऐसी दिखाई जिसमें कंक्रीट कैनवास को, जैसे रिफाइनरी की फ्यूल की टंकी है उसके बाहर कंक्रीट कैनवास लगाना है, तो उसके आसपास की मिट्टी अंदर सिंक नहीं हो या पानी अंदर नहीं घुसे। तो अपना नॉर्मल मेथड क्या रहता है, कंक्रीट कैनवास को उसको चिपकाओ,
इस साइड में एजिंग करो कर दो, लेकिन रिफाइनरी को अलाउ ही नहीं करते कि टंकी को हाथ भी मत लगाओ, टच नहीं होना चाहिए। तो किसी ने कोई एक जेली फॉर्म में कोई वो लाया था लिक्विड, जो वहां बिछाते से ही वो रबर की जेली जैसे बन गया, और वो कंक्रीट कैनवास के पहले टुवर्ड्स द टैंक बिछा दी, तो बिना टच किए भी वाटरप्रूफिंग के साथ वो वहां पे बन गया, यानी बिना पियर्स किए, बिना एडिशनली कोई इन्वेशन किए। तो वो सिलेक्ट एक जर्मन वाले ने किया था, अपन उससे इंक्वायरी करके पूछ सकते क्या है। अगर उस टाइप के यानी अपन जितना भी चीजें सोचो, लोग वो बोलते हैं कि ऐसा करो ऐसा मत करो, वो चीजें संभव है, सिर्फ अपने को अपनी सर्च जो गूगल पे करते वो और अच्छे से करनी कि सर्च करके हाँ सब चीजें गूगल पे मिल गई। उसने वो आदमी ने भी तो कहीं से ढूंढा, भले जर्मनी में नहीं मिला होगा उसको, इंग्लैंड में मिला, इंडिया में मिला, उसने सर्च किया, मतलब अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्ल्ड ओवर मैक्सिमम लोग इंस्टॉलेशन के लिए अपनी खुद की टीम यूज ही नहीं कर रहे हैं। हर आदमी ने, जो मैंने कंसेप्ट बताया ना, कि किसी ने भी, रेलवे हो कि कोई भी हो, अगर अपने से मांगा तो हम लोग सप्लाई एंड सुपरविजन का ही ऑफर देंगे पहले से। सर आपको लोकल अगर लेबर और ये चाहिए उसका अलग से ब्ला करके दे दो कि जितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे उतना ही। अब अगर सपोज रेलवे मानता नहीं है तुम्हारी बात, यार हमको कैसे मालूम, आज हम तो फर्म ऑर्डर देंगे, तुमने अगर 10 दिन की लेबर चार्जेस मांगे हम 10 दिन की देंगे, फिर तुमको 18 दिन भी लगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो अपने को वहाँ लिखना पड़ेगा कि 10 दिन के आप दो, लेकिन वो 10 दिन में अपने को जितने भी प्रोविजंस रखना है पहले बोलना पड़ेगा कि हमको साइट एक बार एलोकेट करने के बाद चेंज नहीं कर सकते। साइट हमको ये कंडीशन में ही मिलना चाहिए XYZ। अगर वो कंडीशंस लेड ओवर अगर अपनी मीट नहीं करती है टेंडरिंग के ऑर्डर में, तो वो ऑर्डर का एक्सेप्टेंस करने के पहले वो चीजें चेंज करा। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि अलग अलग बाइफरकेट करना है, क्योंकि मैक्सिमम जगह जो थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, जैसे L&T का काम मिला हमने तो थ्रू DFCC का थ्रू L&T मिला, तो L&T वाज अ कॉन्ट्रैक्टर, तो अपने L&T को सिर्फ मटेरियल में सुपरविजन देना था, देना ही नहीं था, ये सब चार्जेस हटा देना था कि हम नहीं देंगे। फिर वहां पे अगर इसको सुपरविजन करके भेजा 10 दिन का, इसने 28 दिन भी लगाया, तो इसके 18 दिन का पैसा जेब से गया ना, बाकी टीम का तो गए। अगर अपन जोका मेट्रो भेजे उन्होंने 8 दिन अपने बर्बाद किए, अब वापिस जाके अपन कर रहे हैं, लेकिन वो 8 दिन बर्बादी के पैसे कौन देगा। तो अपने को अब मैक्सिमम काम इंक्लूडिंग गवर्नमेंट के डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी पहले ही मटेरियल सप्लाई, सुपरविजन और ड्रॉप डाउन मेनूज, हम तुमको पूरा चीजें देंगे। नहीं तो हमारे ये कंडीशंस है, ऑप्शन अगर ये चीजें नहीं मानते ऊपर की कंडीशंस ये है कि मटेरियल सप्लाई एंड सुपरविजन का ये रेट है हमारा फिक्स्ड, और हमको नंबर ऑफ डेज टेंटेटिवली इतने लगेंगे, लेकिन कब लगेंगे ये नंबर ऑफ डेज और इतना लेबर और इतना चार्जेस, जब तुम 1 2 3 4 ये 4 चीजें करते हो, और ये 4 चीजों में थोड़ा भी वेरिएशन आया तो देन आपको हमको ये चीजें बढ़ा के देने पड़ेंगे। और वेरिएशन का भी टर्म लिख दो कि अगर आपकी साइट 3 दिन डिले हुई तो ये 3 दिन का जो चार्जेस हमारा लेबर का और इसका मिला के जो पर डे चार्ज हमने निकाल के दिया, सपोज 28,000 है तो 28,000 × 3 कितना आपको बढ़ाना पड़ेगा, वेरिएशन देना पड़ेगा, नहीं तो हम उतना इंस्टॉलेशन कम करेंगे। समझ में आ रहा क्या हो। अगर अपन अपनी क्लैरिटी नहीं बढ़ाएंगे तो हम जैसे आज सफर कर रहे हैं हिंदुस्तान सॉल्ट से लेके सब जगह, अपन वही सफरिंग में अपन निकलते हैं। अगर अपने को तकलीफ से बचना है तो अपने को पहले ही बताना पड़ेगा कि भैया मेरे को, जैसे इसने मेरे को खाना परोसा और इसने इमली की चटनी, इसको क्या मालूम मेरे को इमली की चटनी की एलर्जी है, तुमको बताना पड़ेगा पहले से कि भाई मेरे को इमली की चटनी मत देना, मेरे को एलर्जी है, या मेरे को चिकन मत देना, मैं नॉनवेज नहीं खाता। तो तुम जितना क्लैरिटी से पहले बता दोगे और मिनिमम टर्म्स कंडीशन में बताओगे, हमेशा याद रखना, जो मैंने एग्जांपल दिया, 1 घंटे का लेक्चर दे रहा उसके लिए 25 मिनट का, तुम 15 कंडीशन डाल रहे उसके लिए 3 ही कंडीशन डाल। अपन सोचते छोटे छोटे सेंटेंस 2-2 लाइन के बनाएंगे, नहीं 5-5 लाइन के 3 ही पैराग्राफ, 3 ही पॉइंट्स बनाओ कि इतनी चीजें चाहिए, और नहीं तो इतना। और वेरिएशन अगर आपका संभव नहीं है तो हम आपका जैसे ही नंबर ऑफ डेज और ये चेंज होगा, हम इतना इंस्टॉलेशन करेंगे, मटेरियल का पैसा पूरा लेंगे, इंस्टॉलेशन का पैसा नहीं लेंगे, हम इंस्टॉलेशन नहीं करेंगे क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हो, क्या उनसे ऊपर पैसा नहीं दे सकते। अभी अपन वो कॉन्ट्रैक्टर
चिन्नौनी साहब में भी अटक गए क्योंकि रोज दादागिरी करना। पर अपना जो कॉम्प्रोमाइजिंग पॉइंट है कि भाई हमको टेरी यानी टीएचडीसी में एंट्री करना है, उस चक्कर में अपन ये सब एग्री करते हैं। तो अब अपने को कोई स्ट्रैटेजी ढंग से सोचना है हर एक आदमी को कि हम क्या लिख के पहले ही दे दें ताकि ये हमको कठपुतली जैसे नचाए नहीं बात। यानी चिन्नौनी सॉल्व में भी अपन बहुत सारी इम्प्रोवाइजेशन कर सकते थे कि भैया हम ये करेंगे ये नहीं करेंगे। अगर साइट एलोकेशन का लेटर निकला तो हम साइट स्टार्ट ही नहीं करेंगे। साइट का पैसा 20% देने के बाद अगर अपन ये टर्म्स कंडीशन डाल देते, वो एग्री नहीं करता, अपन इंस्टॉल ही नहीं करता, मटेरियल भेजते ही पहले एग्री करो फिर करें राइटिंग। और वो एग्री नहीं करता, टीएचडीसी को बोला कि तुम एग्री नहीं करते तो हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अचानक वो अतुल जैन ने बीच में बोल दिया, मैंने मैसेज डाला था कि वो साइट पे क्यों किया, दूसरी साइट पे करना था। खाली 400 स्क्वायर मीटर इंस्टॉल कर दिया, आप तुम बोल रहे हो वो साइट ठीक नहीं है, दूसरी जगह करो। ये क्यों हो पाया? क्योंकि ऐसा। और ये चीजों से अगर अपन अपनी गलतियों से उसी समय लिख के हर ऑफर में वो चेंजेस नहीं लाए तुरंत, तो अपन हमेशा फंसते हैं। अपन क्या सोचते हैं, हाँ नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। अब वो गलती अगर इसने की है, इसको थोड़ा मालूम उतनी चिमटी थोड़ा लगी जितनी गलती की चिमटी उसको लगी। तो ये नेक्स्ट टाइम ऑफर बनाएगा फिर वही गलती करेगा, उतनी नहीं करेगा, 50% करेगा, 25% करेगा। पर ये गलती कब अवॉइड हो सकती है? जब अपन अपना डिसिप्लिन रूल रेगुलेशन वैसा रखे कि वहां से जैसी पॉइंट आया करेक्टिव पॉइंट तुरंत अपने पूरे ऑफर्स में चेंज करो, स्टैंडर्ड ऑफर में कि टर्म्स कंडीशन में डाल। अब टर्म्स कंडीशन ये शब्द खराब लगते करके अपन उसका नाम ऊपर का हेडिंग चेंज कर सकते हैं कि प्री रिक्वायरमेंट्स फॉर एनी ऑर्डर। सॉफ्ट लगता है, टर्म्स कंडीशन हार्ड लगता है, तकलीफ होती है, ये साला दादागिरी करता। समझ में आ रहा? एक दो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे, सीसीएक्स का और कॉम्प्लीमेंटिंग प्रोडक्ट्स का। जितने भी वर्ल्ड वाइड डीलर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, हर एक जन एक्सेप्ट इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर ने हर आदमी जो टेंडर निकलता है या जो रिक्वायरमेंट रहती है उसको एज इट इज फुलफिल करता। वो कंक्रीट कैनवास की रिक्वायरमेंट नहीं भी आई, जियो सेल की आई, हाइड्राटेक्स की आई, जियो जूट की आई, प्लांटेशन की आई, आर्टिफिशियल ग्रास ग्रोइंग की आई, वो उसको एक्सेप्ट करके टेंडर को भर के काम ले लेता। और वो प्रोडक्ट या तो वो मैन्युफैक्चर कर लेते, या वो ट्रेड कर लेते, या उसके वो डिस्ट्रीब्यूटर बनते। तो अब उनके पास प्रोडक्ट की बास्केट कितनी बड़ी है? 15। उसमें से एक क्या है? कंक्रीट कैनवास। किसी ने कंक्रीट कैनवास मांगा तो दे देगा, नहीं मांगा तो ये 14 में से जो मांगा वो देता। अभी अपन क्या कर रहे हैं मार्केटिंग और टेंडर्स के लिए कि जो टेंडर निकलता है इसको चेंज कराओ रे कंक्रीट कैनवास में। चेंज मत करो, जो प्रोडक्ट मांगा वो प्रोडक्ट को ट्रेड करो। उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है? जो इंडिया में या वर्ल्ड वाइड बेस्ट जियो सॉल्यूशंस के या जियो टेक्सटाइल के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर या मैन्युफैक्चरर है उनसे टाइप कर लो। वो एक पाव पे तैयार तुम्हारे से टाइप करने के लिए, उनको धंधा ही चाहिए ना। तो तुमको ट्रेड करना है कि हमको मैन्युफैक्चर नहीं करना है, हम कल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कल कर लेंगे। आज तुमको ट्रेड करने के लिए अगर सपोज लगता है गरवारे से टाइप करना है, तुम करो, गरवारे के 5 प्रोडक्ट ले लो। तुमको कल गरवारे के अलावा मैकाफ्री दिखता है कि वो और ज्यादा अच्छा है, मैकाफ्री से भी करो। तुमको लगता नहीं मैकाफ्री से भी और अच्छा हमको मिल गया अभी प्लैटिपस से करो। बाद में लगता है जेडटेक से भी करो। अरे टाइप में कहीं भी एक्सक्लूसिविटी लिखने की आवश्यकता भी नहीं है और करने की जरूरत नहीं है। कंक्रीट कैनवास का डुप्लीकेट प्रोडक्ट तुमको लेना नहीं है कि कल तुम टिल्टेक्स को तुम ले लो, वो नहीं, वो जरूरत भी नहीं अपने, क्यों सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट लेंगे। और कंक्रीट कैनवास बोलता है कंक्रीट कैनवास के अलावा कॉपीकैट या ये प्रोडक्ट मत लो, लेकिन बाकी मना नहीं करता। तो हर कंट्री वाला 90% बिजनेस, ध्यान से सुनो, विदाउट कंक्रीट कैनवास कर रहा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट करता ही नहीं। ये मेरे पास आया कि मेरे को इंडियन रूपी चाहिए, मेरे को 5000 रुपए दो। मैं बोला मेरे पास तो अभी सिर्फ यूके की करेंसी है, पाउंड, तेरे को पाउंड में दूंगा। और ये एग्री कर लिया, ठीक है सर पाउंड में दूंगा। ये अपन है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, अपन हर चीज में एग्री कर रहे हैं, मत करो। इंडियन रुपी है ना, इंडियन रुपी चाहिए तो उसको इंडियन रुपी दो, कन्वर्ट कर दे दो। उसके कोई पोर्शन में अगर लगता है कि 10,000 स्क्वायर मीटर का काम है जियो टेक्सटाइल का, जिसमें 2,000 स्क्वायर मीटर
टिपिकल है जिसमें पानी जाना ही नहीं चाहिए, डेंजरस है, ऑयल भी गिर रहा है, तो उतने 2000 स्क्वायर मीटर में कंक्रीट कैनवास स्विच कर दो, ये लगा लेकर, अरे अब तुम्हारा 8000 प्लस 2000 हो गए। तो 90% बिजनेस उन लोगों का कंक्रीट कैनवास है ही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर किसके? कंक्रीट कैनवास। यानी तुमको बिना एफर्ट डाले एग्जिस्टिंग मार्केट का मार्केट शेयर तुमको मिल सकता है। खत्म हो गया, बैठ जाओ, खत्म हो गया। तो तुम ये समझ गए। अब एक लास्ट है CCX का। CCX का ऐसा है कि इसमें अपन कंक्रीट कैनवास के 3 डायमेंशनल प्रोडक्ट है जो बोलते हैं ना, तो 3 डायमेंशनल प्रोडक्ट पहले समझो। 3 डायमेंशन में ऊपर में फाइबर का मटेरियल है, नीचे में भी फाइबर का मटेरियल है, बीच में रिइंफोर्स्ड फाइबर जिसमें कंक्रीट मिक्स है, और ये तीनों 3 डायमेंशनल लेयर के नीचे PVC मेम्ब्रेन है। एंड 3 डायमेंशनल लेयर इज एक्चुअल कंक्रीट कैनवास जिसमें नीचे जियो मेम्ब्रेन है जो इनिशियल वाटरप्रूफिंग देता है। हाइड्रो की बात नहीं कर रहा मैं, कंक्रीट कैनवास। तो अगर लेमैन की लैंग्वेज में देखो तो 3 या 4 डायमेंशन है कंक्रीट कैनवास के, 3 नहीं है, 4 भी है या 5 भी है। कैसे? कंक्रीट कैनवास फाइबरस लेयर, फिर फाइबरस लेयर, फिर रिइंफोर्स्ड फाइबर, तो ये 3 डायमेंशन हो। चौथा उसमें ड्राई कंक्रीट मिक्स जो ड्राई है, पांचवा नीचे की PVC। अब सेम थिंग इन्होंने कंक्रीट कैनवास CCX में क्या किया, ये 3 लेयर एज इट इज बनाया, लेकिन नीचे का लेयर एज थिक एज जियो फाइबर्स के जैसा बनाया, यानी ऑलमोस्ट 1 mm 2 mm थिक। तो जियो मेम्ब्रेन को 1 mm 2 mm थिक बनाई और उसको फिर से लगा दी उसके नीचे। हाँ, तो अब उसमें क्या किया, 1 2 3 4 लेयर्स आ गए, 4 लेयर नीचे का। अब ये 4th लेयर भी इंटीग्रल पार्ट है, वो इनिशियल वाटरप्रूफिंग का नहीं है, वो परमानेंट है। अब क्या करते हैं, इसकी जब वेल्डिंग करते हैं, तुम ध्यान से सुनो, इसकी वेल्डिंग करते समय 3 लेयर अलग करो, ये PVC अलग करो हाथ से, उसको टियर ऑफ करना पड़ता। वो टियरिंग ऑफ की हर लेयर के एंड में 2 मीटर जाता, तो हर 2 मीटर के बाद जिस साइड से वेल्डिंग करना है, एक का इस साइड से, एक का इस साइड से, तो इस साइड से ऑलरेडी गैप दी रहती है एग्जैक्ट उसके अंदर में वो डालने के लिए CC, यानी इस साइड से, और इस साइड एक दूसरे साइड से क्या दिया हुआ है कि उसको टियर ऑफ करो, यानी वो PVC को, और उसको इसके अंदर घसाओ, यानी मेल फीमेल टाइप जॉइंट, और इस पे वो वेल्डिंग वाला चलता। इसमें डबल वेल्डिंग करना पड़ता, यानी नॉर्मल लिस्टर से वेल्डिंग कर दी, उसके बाद में वो लेयर तो मेल फीमेल टाइप गए हैं, इसका मतलब नॉर्मल लिस्टर की वेल्डिंग यहाँ बीच में कहीं तो भी हुई है, तो ये वाला पोर्शन वेल्डिंग नहीं हुआ, स्टार्टिंग का पोर्शन जो अपन बोलते हैं ना 80 mm ही वेल्ड होता, तो 100 mm की ओवरलैप ही मत कर। CCX में 100 mm ही ओवरलैप करना, उसमें मार्किंग भी दी है ब्लू कलर की, और वो 100 mm की ओवरलैपिंग के बाद होता वेल्डिंग 80 mm, और लास्ट का जो आउटर पोर्शन का 20 mm खुला है जिसको अपन खोल खोल के वेल्डिंग देखते, वो 20 mm में मैनुअल वेल्डिंग करना पड़ता। तो CCX का इंस्टॉलेशन tedious है थोड़ा सा, लेकिन CCX सस्ता रहेगा, ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। अभी जैसे मेरी उंगली यहाँ तक जा रही है, इससे ऊपर जाओगे टूट जाएगी, वैसा CCX है। तो ये बहुत बड़े बड़े पैरामीटर है तो ही काम के। जैसे ही तुमने छोटे प्रोफाइल दिए, ये कंक्रीट के पास उसको चिपकेगा ही नहीं प्रोफाइल को। CCX के 3 वेरिएंट है, M, B और X, यानी X के अंडर। तो जो मैट टाइप है वो तीनों के लिए अलग अलग फंक्शनिंग है। जहाँ पे 100% वाटरप्रूफिंग चाहिए, मैट वाला यूज करना, और उससे सस्ता B और ये है। जहाँ वाटरप्रूफिंग एकदम एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इरोजन और ये या फ्लो या एब्रेशन, तो उसके हिसाब से उसका थिकनेस दिया है। बट CCX को यूज करने का पूरा का पावर उन्होंने अपने हाथ में रखा इसके लिए, क्योंकि जब तक साल 2 साल में हमको समझ नहीं आता कि CCX का कहाँ यूज आ सकता, तब तक हमको मुंह से बड़बड़ करके नहीं बताना हमारे पास CCX है। क्यों? क्योंकि हमने इंस्टॉल ही नहीं किया, तो हमको मालूम ही नहीं कि उसकी गड़बड़ क्या होती। हमने बोल दिया पॉट में लगा दो, इसमें लगा दो, कैनाल में लगा दो, उसमें लगा दो, नहीं लगा सकते। तो हमको डिजाइन ड्राइंग जहाँ लगाना है, और बड़ा प्रोजेक्ट भी जैसे टाटा पावर है, उड़ीसा इरिगेशन है, या राजस्थान इरिगेशन हो सकता है, या वारंगल का स्लोप हो सकता है, तो ये पैरामीटर उनको भेजने हैं।
वो पूरा प्रोफाइल से लेके अपना डाटा स्टडी करेंगे और उनको लगता है CCX यहाँ लग सकता है कोई वेरिएंट, तो फिर वो ओके करेंगे। फिर हमको क्लाइंट को बताना है कि सर आप इसका टेंडर निकालें, फिर टेंडर वो निकालेंगे, फिर वो अपने को इंस्टॉलेशन के लिए चाहिए तो वो टीम आ सकती है, नहीं तो अपने को इंस्टॉल करना है। क्यों इतनी सारी उन्होंने कड़ियाँ रखी? क्योंकि उसमें इतनी छोटी, यानी हमारी जो नॉर्मल मेंटालिटी है कंक्रीट कैनवास की, उससे हट के ये काम है। सिमिलर है लेकिन बहुत डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस को अपने को अडॉप्ट करने के लिए टाइम लगेगा। अगर मेरी दो सिग्नेचर है कि चेक्स पे मैं अलग कर रहा हूं और डॉक्यूमेंट्स पे अलग कर रहा हूं, तो मेरे को हर बार याद रखना कि डॉक्यूमेंट पे क्या थी, चेक पे क्या थी। 3 डॉक्यूमेंट आए, 3 चेक आए, फिर 5 डॉक्यूमेंट आए, मैं कंफ्यूज होकर गलती से इधर से उधर कर दिया तो क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, वो चेक पास ही नहीं होगा। सेम है, अगर CCX में तुमने गलती से भी जो तुम्हारी मेमोरी बैंक में घुस चुका है वो यूज कर दिया नॉर्मल CC जैसा, तो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। इसके लिए CCX देना ही नहीं चाह रहे, किसी को भी नहीं दे रहे। हर आदमी से डाटा मंगाते, अगर ओके किया तो फिर उनका एक आदमी उनके साथ एसोसिएट होकर काम करवाता है। क्योंकि इनिशियली अभी क्या 20-40 की स्टडीज हो गई, छोटी मोटी 200, 400, 200, 1-2 हुई है जो 1-1 लाख स्क्वायर मीटर की है, पर वो टिपिकल केस स्टडीज है सुपर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जहां पैसा ही नहीं है, जैसे पाकिस्तान, ये सब है। तो वो सब जगह CCX प्रोडक्ट का सैंपल में लेके आया। ये सैंपल अपने लॉक एंड की में रख दो, जिसको भी दिखाना दिखाओ, आप इस लॉक एंड की में रखो। या एवरीडे अपन बोल सकते हैं कि सुबह 10 से 11 यहाँ पे हम कॉन्फ्रेंस रूम में रख रहे हैं, जिसको देखना देखे। 5-7 दिन रख लो, वापस रोज 1 घंटे बाद अंदर रखो। वो इसके लिए, क्योंकि इसको लेके दौड़ना नहीं है। जैसी प्रोजेक्ट, जैसे ये 2.5-3 किलोमीटर की कैनाल को लाइनिंग है, टाटा पावर, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट 10,000 स्क्वायर मीटर एंड अबाव है, थंब रूल, तो अपन सोच सकते हैं, और बड़ा प्रोफाइल है। उसमें भी अभी वो इरिगेशन के अलावा करना ही नहीं चाहते हैं, कैनाल लाइनिंग के अलावा। धीरे धीरे हो सकता वो पॉन्ड लाइनिंग और इसमें करे स्लो प्रोटेक्शन में आगे जब कन्वर्सन हो जाए। जैसे पॉन्ड लाइनिंग के अगर अपने को रिलायंस से 155 प्रोजेक्ट मिलते हैं पॉन्ड्स के, तो अपन उनको बोल सकते हैं छोटे पॉन्ड से, लेकिन हमको ही करा। पर दिक्कत ये है कि छोटे पॉन्ड में 7 मीटर बाय 10 मीटर का भी पॉन्ड रहा और 2 मीटर डीप रहा, तो उसमें CCX आसान नहीं है इंस्टॉल करना, क्योंकि जहां मल्टीपल कॉर्नर्स पे जॉइंट्स आते हैं, उसकी वेल्डिंग की ताकत ही नहीं है अपनी। वेल्डिंग करोगे कैसे, इतने ऐसे एंगुलर जॉइंट्स आ गए। मैंने क्या बताया, वेल्डिंग मशीन से भी करना है, प्रोफाइल से भी करना है, वहां अंदर घुस ही नहीं सकते। तुम अगर वेल्डिंग मशीन चला लोगे गलती से कैसे भी, तो तुम मैनुअल वेल्डिंग कर ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? कि जैसे तैसे कर दिया और वो लीक प्रूफ नहीं रहा, तो पॉन्ड लाइनिंग का मतलब क्या है कि पानी अंदर नहीं घुसना चाहिए, और तुम्हारा पानी घुस गया। तो फिर ऐसे केस में वेआउट्स क्या है इस टाइप के प्रोफाइल का, उन्होंने अलाउ कर दिया। तो कि हाँ 155 पॉइंट हम करेंगे कि अपने को एक जियो मेम्ब्रेन वाटर इम्परमेबल, जैसे प्लास्टिक की शीट रहती है, जियो मेम्ब्रेन रहती, सबको मालूम है। तो जियो मेम्ब्रेन पहले पूरी इंस्टॉल करना है पीछे, फिर CCX इंस्टॉल करना है, ताकि वेल्डिंग में गलती भी रहे, पानी अंदर नहीं घुसे। अब इसका डिटेल डाटा मैं बाद में दूंगा, अभी मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं, क्योंकि मोटा मोटी ब्रीफिंग देनी है, जस्ट टू थिंक ऑन मेन। अब इसमें टेक अवे पॉइंट बहुत सारे रहेंगे, मैं तुमको मैसेज भी कर दूंगा, लेकिन मेन CC पोर्टल का 3 या 4 लोग मेरे, तुम, रामटेक के केतन, इनिशियल तीनों जन गेयर अप कर पूरा, फिर धीरे धीरे करके सेकंड इन कमांड में स्वप्निल, रूपेश, प्रीतम, ये सबको गेयर अप करा, फिर धीरे धीरे करा। इकट्ठा सबको मत बोलो कि तुम देखना चालू करो, क्योंकि सबका अलग अलग ट्यूनिंग नहीं आना चाहिए। अपने को एक लेक्चर बनाना है 2-3 दिन में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को करेंगे, जिस समय 3 या 4 लोग पहले ब्रीफिंग देंगे, वो 5 लोगों को या 6 लोगों, फिर 6 लोग ट्राई करेंगे, तो अपनी टीम 7 की होगी, फिर धीरे धीरे 7 को 17 कैसे करना वो करेंगे। उससे भी फायदा है, क्योंकि जो लोग पहले सीख के ट्रायल अगर करते रहेगा, वो ट्रेनिंग देगा और फिर करेंगे, ताकि लोगों के टाइम वेस्ट कम होने। एक आदमी का टाइम वेस्ट हुआ चलता है, पर उसके टाइम वेस्ट होने के बाद उसका एक्सपीरियंस, एक्सपोजर बाकी सब लोगों को काम नहीं आया तो फायदा नहीं। क्लियर? बंद कर दे रिकॉर्डिंग। अच्छा ये